जवाहरलाल नेहरू, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहस है। एक तरफ लोग हैं जो उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो उन्हें एक ऐसा आदर्शवादी कहते हैं जिनकी नीतियों पर आज भी जोरदार बहस होती है। तो सवाल ये है कि असल में नेहरू थे कौन? क्या वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने भारत की नींव रखी, या फिर एक ऐसे नेता जिनके कुछ फैसलों का असर देश पर दशकों तक पड़ा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन दो बिल्कुल अलग-अलग छवियों के पीछे का सच आखिर है क्या। अब ये देखिए, विंस्टन चर्चिल, वही चर्चिल जो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े पैरोकार थे। जरा सोचिए, वो नेहरू के बारे में कह रहे हैं एशिया का प्रकाश, और तो और बुद्ध से भी महान। ये बात 1955 की है। मतलब ये तारीफ दिखाती है कि उस जमाने में दुनिया की नज़र में नेहरू का कद कितना कितना ऊंचा था। ऐसी तारीफ किसी मामूली नेता को नहीं मिलती। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नेहरू की सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक आज़ाद मुल्क को उन्होंने कैसे गढ़ा, और हाँ, उन विवादों पर भी बात करेंगे जो आज तक उनके नाम के साथ जुड़े हैं, और आखिर में एक संतुलित नज़रिए से पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसका भविष्य समझिए पहले से ही लिखा हुआ था। एक बहुत अमीर वकील के बेटे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, लेकिन इस सारी चमक दमक को छोड़कर उन्होंने राजनीति का वो रास्ता चुना जहां कुछ भी तय नहीं था। तो देखिए, नेहरू के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ तो थी बैरिस्टर की एक आरामदायक सफल जिंदगी, और दूसरी तरफ देश की तकदीर बदलने का एक मुश्किल, कांटों भरा रास्ता। उन्होंने खुद ये माना था कि कानून की किताबों में उनका दिल कभी लगा ही नहीं। उनका दिल तो उस संघर्ष के लिए धड़कता था जो भारत को आज़ादी दिला सकता था। और बस यहीं से नेहरू की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जब वो आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में आ जाते हैं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 3 दशकों का एक लंबा और बहुत ही कठिन संघर्ष था। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ इवेंट्स नहीं हैं, ये उनके समर्पण की पूरी कहानी है। 1916 में गांधी जी से मिलना एक तरह से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1945 तक वो अपनी जिंदगी के 9 साल से भी ज्यादा जेल में काट चुके थे। सोचिए, 9 साल, ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी। इसी संघर्ष ने उन्हें वो ताकत दी कि 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया और आखिरकार 1947 में आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। नेहरू के ये शब्द, उनके ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण के ये शब्द आज भी हम सबकी रगों में दौड़ते हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये सदियों की गुलामी के बाद एक नए देश के सपनों की पहली आवाज थी। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू हुआ था। नेहरू के सामने कोई बना बनाया देश नहीं था, उनके सामने था एक बिखरा हुआ मुल्क, और उन्हें इसी की राख से एक नया, एक आधुनिक, एक लोकतांत्रिक और एक वैज्ञानिक भारत बनाना था। नेहरू की दूरदृष्टि इन संस्थानों में साफ साफ दिखती है। IITs, IIMs, एम्स, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, ये उस सपने के बीज थे जिसे साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच कहते हैं। उनका मानना था कि देश अंधविश्वास से नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क से आगे बढ़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल जैसे सुधारों से महिलाओं को संपत्ति और शादी में बराबरी का हक दिया गया, जिसने समाज की नींव को और मजबूत किया। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। नतीजा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगभग 7% तक पहुंच गई। भिलाई और राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी सोच का नतीजा थे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी था। देश की कुल GDP ग्रोथ सिर्फ 3.5% के आसपास ही रही। ये काफी धीमी थी और बाद में आलोचकों ने इसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तक कहा। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या नेहरू की विरासत में सिर्फ कामयाबियां ही हैं? नहीं, अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, वो पहलू जहां सवाल हैं और जहां से विवाद शुरू होते हैं। तो अब बात करते हैं नेहरू की विरासत के उस हिस्से की जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। आखिर वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन से फैसले थे जो आज भी इतनी तीखी आलोचना की वजह बनते हैं? देखिए, आलोचक मोटे तौर पर 4 मुद्दों पर उंगली उठाते हैं। सबसे पहला, चीन नीति, जहां हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हकीकत से टकराया और 1962 की हार का सामना करना पड़ा।
दूसरा, कश्मीर का मुद्दा, जिसे यूएन में ले जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय उलझन बना दिया गया। तीसरा है उनका इकोनॉमिक मॉडल, जिससे लाइसेंस राज आया और जिसने प्राइवेट बिजनेस को बढ़ने से रोका। और चौथा, ये आरोप के इतिहास को सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नजरिए से लिखा गया। इन सब में से 1962 की चीन से हार शायद सबसे गहरा जख्म है। ये सिर्फ फौज की हार नहीं थी, इसने पूरे देश में एक गहरे विश्वासघात की भावना पैदा कर दी थी। आलोचक कहते हैं कि नेहरू ने रक्षा तैयारियों पर ध्यान देने के बजाय आदर्शवाद को चुना और इसकी बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। और फिर आती है उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति। कागज पर यह विचार बहुत अच्छा था कि भारत दुनिया में एक स्वतंत्र, नैतिक आवाज बनेगा, किसी भी सुपर पावर के गुट में नहीं जाएगा। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि हकीकत में इस नीति ने भारत को दुनिया में अकेला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमें न तो अमेरिका से जरूरी मदद मिली और न ही सोवियत संघ से। तो अब इन सारी कामयाबियों और गलतियों को एक साथ रखकर हम क्या फैसला कर सकते हैं? चलिए अब इन दोनों ही कहानियों को जोड़कर एक संतुलित नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस वक्त के हालात को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, नेहरू एक ऐसे देश को चला रहे थे जो बंटवारे के जख्मों से कराह रहा था, जहां गरीबी थी, भूखमरी थी और लोकतंत्र एक बिल्कुल नया, अनजाना प्रयोग था। इतने मुश्किल हालात में लिए गए फैसलों में गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही है। तो अब हमारे सामने नेहरू की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ हैं वो दूरदर्शी निर्माता जिन्होंने लोकतंत्र और विज्ञान की नींव रखी, और दूसरी तरफ हैं वो आदर्शवादी नेता जिनसे विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी गलतियां हुई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? नेहरू की विरासत को सिर्फ सही या गलत के खांचे में नहीं बांटा जा सकता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल मिश्रण है, जहाँ एक तरफ देश की मजबूत नींव रखने जैसी बड़ी कामयाबियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी बड़ी गलतियां भी हैं जिनका असर आज तक महसूस होता है। उनकी जो असली विरासत है वो है नेहरूवियन फाउंडेशन, मतलब एक लोकतांत्रिक, एक धर्मनिरपेक्ष और एक वैज्ञानिक भारत का आइडिया। आज हमारे देश के सारे बड़े संस्थान, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इसी नींव में है, और यही नींव आज भी भारत को आकार दे रही है। और आखिर में हम ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि नेहरू का बनाया हुआ भारत भविष्य के लिए एक ठोस नींव है, या फिर ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसकी कमियों से हम आज भी जूझ रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।